गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। सीरीज थी हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को कवर कर रहे थे। गाइस, हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, जिसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। और कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने कोरल रीफ्स के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन को गेन किया था, लेकिन वो काफ़ी बड़ा टॉपिक था जिसको हमने कल आधा देखा था, आधा आज हम देखेंगे। वैसे तो कोरल रीफ्स के बारे में सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो इशू आता है वो आता है कि भाई कोरल जो रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, वो क्यों ख़त्म हो रही हैं, आखिर ख़त्म होती ही क्यों है, और साथ ही साथ में क्या हम कुछ कर नहीं रहे उनको बचाने के लिए। ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इशू हमारे सामने है, कोरल ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग क्या होता है? देखो, बहुत सारे लोगों ने अब तक तो फेशियल भी कराया होगा, ब्लीचिंग भी कराई होगी। भाई क्या होता है, जाना है भाई, बहुत बिल्कुल चिकना चिकना हो जाना है, हमें गोरा गोरा हो जाना है, उसके लिए क्या कर रहा है भाई, फेशियल करा रहे हैं, ब्लीचिंग करा रहे हैं। तो ब्लीचिंग जिसने कराई उन्हें तो पता ही है भाई, बड़े एकदम से जैसे जाओ, उसके बाद में जब पार्लर से बाहर निकल के आओ बिल्कुल स्मार्ट गोरे गोरे बन के निकल के आओ, वो होता है ब्लीचिंग। लेकिन भाई कुछ अच्छे बच्चे होते हैं हमारी तरह, उनने ब्लीचिंग नहीं कराई है तो उन्हें पता नहीं है। अगर तो हम बता देते हैं भाई ब्लीचिंग क्या होता है। वैसे तो हमने कपड़ों पर भी काफी बार ब्लीच का यूज किया होगा। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो है उसका कलर जो है वो लाइट शेड में हो जाना, ठीक है। काले काले जा रहे हैं भाई, गोरे बन के निकल कर आ रहे हैं, वो उस किसका कमाल होता है, ब्लीच का कमाल होता है। तो ऐसे ही हमारी जो कोरल है, कोरल रीफ्स जो है, वो भी ब्लीचिंग करा लेते हैं भाई। वो कहते हैं हमें भी गोरा होना है, तो उन्हें जो गोरा होना होता है, तो हम तो फैशन में कराते हैं, ब्लीचिंग करा लेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन वो उनकी जो है ये ब्लीचिंग होती है, वो उनका फैशन नहीं होता है। वो तो ये समझ लो जब वो मरने वाले होते हैं तब कोरल में ब्लीचिंग हो जाती है। जब कोरल्स हमारे बीमार हो जा रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर कोरल ब्लीचिंग हो गया तो समझ लो भाई कोरल्स जो है उनको कोई खतरा है, ठीक है, वो खत्म होने वाले हैं, इसीलिए उनके साथ में ब्लीचिंग हो गई है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर क्या लिखी है कि ब्लीचिंग क्या है, जो कलर है कोरल का वो फेड हो जाना, वो पेल हो जाना। मतलब इतने ब्यूटीफुल से जो आपके कलर आपने देखे थे कल कोरल्स के, ठीक है, जब हम कोरल्स पढ़ रहे थे तो हमने उसकी इमेज देखी थी, कितने अच्छे लग रहे थे, ठीक है, कोई पिंक था, कोई पर्पल था, कोई येलो था, कोई रेड था, बहुत अच्छे थे। लेकिन आज जो हमारे पास जो इमेज लगी हुई है, इसमें कोई कलर आप बता सकते हो बिल्कुल फेड हो चुका है, व्हाइट व्हाइट सा नजर आ रहा है। तो ये क्या हुआ है, बिल्कुल फेड हो गया है, ठीक है। कलर कैसा है, बिल्कुल हमारा इसमें जो कोरल्स है ब्यूटीफुल नहीं लग रहे हैं भाई। क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि इनका कलर हो चुका है फेड, ब्लीचिंग हो गई है भाई इनकी। कोई भी कलर था, इनके पहले तो बहुत अच्छे अच्छे कलर होंगे, राइट, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे होंगे, लेकिन अब हालत कैसी है इनकी, सब व्हाइट से है, पेल है, ग्रे है, पता नहीं किस कलर के हो गए, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है भाई, ब्लीचिंग हो गई है। अब बात ये है कि क्यों होती है, कब होती है ब्लीचिंग। तो सबसे पहले चीज, जैसे कि हमने कल ही पढ़ा था कि भाई जो कोरल्स होते हैं इनके पास में खुद का कोई कलर नहीं होता है, इनको ब्यूटीफुल बनाती है जूजेंथले। जूजेंथले क्या है, एक एल्गी है जिसके साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं आपके कोरल्स, पॉलिप्स, राइट। तो ये जो जूजेंथले एल्गी है, यही वो चीज है जो इसको कलर देती है, चाहे वो पिंक कलर दे दे, चाहे पर्पल दे दे, चाहे ग्रीन दे दे, चाहे ब्लू दे दे, कोई भी कलर दे सकती है। तो कलर किसकी वजह से, जूजेंथले की वजह से। अगर ऐसा हो जाए कि भाई जूजेंथले ही खत्म हो जाए, जूजेंथले ही इनसे अलग हो जाए, तो कलर भी तो अलग हो जाएगा, क्योंकि जूजेंथले कम हो गई तो कलर भी कम, जूजेंथले अलग हो गई तो कलर भी अलग हो गया। ये चीज हो सकती है, इसलिए आप कह सकते हो कि ब्लीचिंग हो गई है। दूसरी चीज क्या है कि जूजेंथले के अंदर ही जो वो पिगमेंट, जो क्लोरोफिल है या कोई और भी पिगमेंट जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही थी, वो ही कम हो जाए। जूसेंथले ने तो कोरल को नहीं छोड़ा है, लेकिन जूसेंथले के अंदर ही कमी हो गई है उस पिगमेंट की, जिसकी वजह से ये कलर आ रहा था, फोटोसिंथेसिस हो रही थी, राइट। तो अगर ये दो कंडीशन बनती हैं तब आपका क्या है, कोरल्स में ब्लीचिंग हो जाएगी। अब ये दो कंडीशंस हमने देखी कि भाई क्या हो, या तो आपके जूसेंथले ही अलग हो जाए कोरल्स से, या फिर आपके जो जूसेंथले है उसमें कोई कमी आ जाए, ठीक है। जूसेंथले के जो कलर वाले पिगमेंट्स है, जो क्लोरोफिल है, या फिर कोई फोटोसिंथेसिस करने वाले जो पिगमेंट्स हैं, वो ही आपके क्या हो जाए, कम हो जाए।
तब हो जाएगी आपकी कोरल्स की ब्लीचिंग। ये चीज़ हमने देखी। लेकिन ये तो हम नॉर्मल जैसे इंसान होते हैं भाई, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ा है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, उन्होंने बता दिया। लेकिन भाई आप क्या हो, आपने शंकर आईएएस इन्वायरमेंट की बुक पढ़ रखी है भाई, राइट, आपने इन्वायरमेंट को काफ़ी डीपली पढ़ रखा है, तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे। ठीक है, ये तो सिर्फ कॉमन लेमैन वो लोग ये चीज़ कहेंगे ना कि ऐसा हो गया कि भाई आपका जूजेंथली अलग हो गया या फिर जूजेंथली में कुछ कमी आ गई जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो गई। आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्टली बताना कि भाई कब कितनी परसेंटेज कम होगी, कितना कम होगा, तब जाके ऐसा होगा, राइट। तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है उन लोगों से, राइट। तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी बातों में ही पता चल जाएगी कि हाँ आपको उन लोगों से ज़्यादा आता है। तो आप क्या बताओगे, आप क्या कहोगे कि जब आपकी 60 से 90% जूजेंथले अलग हो जाती हैं कोरल्स से, ठीक है, तब आपका कोरल ब्लीचिंग होगा। आप ये नहीं कहोगे कि आपका जूजेंथले कोरल से अलग हो गया तब होगा। आप क्या बताओगे, 60 to 90% जूजेंथले अगर अलग होती है तब ब्लीचिंग होगी। अगर 10% अलग हो गई हैं, 30% अलग हो गई हैं, 40% अलग हो गई हैं जूजेंथले कोरल्स से, तब ब्लीचिंग नहीं हो रही है। ब्लीचिंग कब हो रही है, जब 60% से ज़्यादा 90% तक अगर जूजेंथले अलग हो जाती हैं कोरल से, देन कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, तो जूजेंथले हमने बोला ना कि जूजेंथले में ही कोई जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो कम हो गए। तो ये तो कॉमन मैन बोलेंगे। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 50% से 80% तक जो पिगमेंट है उसमें कमी आ जाती है। तब आपका क्या होगा कि आपका जूजेंथले में इतनी कमी हो गई तो कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। अगर 10% हो रहा है, 40% तक हो जा रहा है, 25% तक हो जा रहा है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है उसकी कमी हो गई है जूजेंथले में, तब ब्लीचिंग आपको इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है कि और भी रीजन्स है जिसकी वजह से ये हो सकता है कि कोरल्स में ब्लीचिंग हो जाए। वो रीजन्स क्या है कि अगर भाई कोरल्स जो है, कोरल्स में स्ट्रेस हो जाए, जैसे हमें हो जाता है ना स्ट्रेस, भाई एग्जाम आ रहे हैं कैसे पढ़ें, अरे अभी तो करंट अफेयर्स रह गए हैं, कि अभी तो पॉलिटी रह गई है, अरे जो पॉलिटी पढ़ी थी वो भूल गए, राइट। तो ये सारे स्ट्रेस होता है भाई, बहुत स्ट्रेस है कि हमने तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे आधे तो हमने देखे ही नहीं है, राइट, हमने आंसर राइटिंग हमारी रह गई है काफ़ी। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। अब जिस दिन भी आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है तब क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी लो रहती है, जबकि बढ़नी चाहिए कि भैया इतना सारा रह गया है तो हमें और पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। होता क्या है कि हमारे स्ट्रेस की वजह से प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। ठीक है, कभी कभी तो बीमार भी हो जाते हैं, भाई पढ़ गए, राइट। ये होता है, क्यों हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो ऐसे हमारे कोरल्स जो है उनको भी कई सारे रीजन जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, रीजन्स हम आगे देखेंगे। फिलहाल अगर उनको स्ट्रेस होता है, तब उन्हें स्ट्रेस होता है तो उन्हें लगता है कि भाई जूजेंथले की वजह से ही मुझे ये दिक्कत हो रही है, इस जूजेंथले को हटाकर फेंको, राइट। तब क्या होता है, स्ट्रेस होता है तो कभी कभी अगर इतना सीवियर स्ट्रेस होता है तो वो क्या करते हैं, जूजेंथले से बोलते हैं भाई अलग हटो, तुम्हारी वजह से ही मुझे दिक्कत हो रही है, तुम हटो यहाँ से। जूजेंथले को वो अलग कर देते हैं खुद से। अब जूजेंथले ही तो वो था जो उसको फूड दे रहा था, लेकिन उसे तो ये पता ही नहीं, ठीक है, उसने जूजेंथले को अलग किया, फिर क्या होगा, ब्लीचिंग होगी और वो मर जाएंगे। ठीक है, ये हो सकता है। अगर लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, जैसे हमें कभी कभी फीवर आ जाता है, भाई आज फीवर आ गया, आज नहीं पढ़ेंगे, फीवर है बहुत तेज फीवर, आज नहीं पढ़ेंगे, राइट। लेकिन ऐसे थोड़ी ना जिंदगी भर फीवर में ही पढ़े हैं भाई, ऐसा तो नहीं होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर तो फीवर सही हो जाता है, राइट, हम नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे कोरल्स के साथ में भी है, अगर स्ट्रेस थोड़ा बहुत है तो क्या हुआ, कुछ दिन तक तो ब्लीचिंग होगी, थोड़ी ब्लीचिंग हुई, लेकिन इतनी सीवियर नहीं है। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ब्लीचिंग खत्म हो जाएगी और कोरल्स फिर से कुछ ही महीनों में या कुछ हफ्तों में ही वो बिल्कुल नॉर्मल हरे भरे या फिर जिस भी कलर के थे, अपने गुलाबी पीले लाल जैसे भी थे वो हो जाएंगे, राइट। तो ये हो सकता है। लेकिन अगर भैया बहुत दिन तक हो गए तो क्या हो गया, बहुत दिन तक वही स्ट्रेस में पड़े हैं, डिप्रेशन हो गया है बिल्कुल उनको, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएंगे, जूजेंथले को भगा देंगे, वो कहेंगे जूजेंथले तुम भागो, जूजेंथले भागेगा, वो कहेंगे ठीक है भगा रहे हो, ठीक है हम चले जा रहे हैं, जूजेंथले चले गए, अब खाना कौन देगा, कोरल्स रह जाएंगे ऐसे ही भूखे भागे, फिर क्या होगा, मर जाएंगे अल्टीमेटली। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि हाई टेम्परेचर एंड इरेडियंस स्ट्रेसर्स have been implicated in the disruption of enzyme systems in zooxanthellae that offer protection against oxygen toxicity. टेम्परेचर एकदम से बहुत बढ़ गया या फिर क्या हुआ
कि कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जा रही है, कभी धूप आ ही नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से आपका जो जूसेंथले है उसमें एंजाइम जो बन रहा था उसमें डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। डिस्ट्रप्शन हो जाएगा मतलब क्या, कभी ज़्यादा बन जाएगा एंजाइम, कभी कम बन जाएगा, कभी बनेगा ही नहीं। तो इससे क्या है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। अब भाई टेम्परेचर आपका जो है, टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, 30 डिग्री से कम है, तो उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी भैया, कोरल्स भी खुश हैं और जूसेंथले भी खुश हैं, दोनों खुशी खुशी एक साथ रह रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई बात नहीं बढ़ रहा है, अब वो इतना बढ़ गया कि 30 डिग्री से अब पहुंच गया। अगर 30 डिग्री से अब टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तब क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस थी जूसेंथले में, अब भाई फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो खाना भी नहीं बन पाएगा। और इससे जब चीज़ कम हो जाती है, देखो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, आराम से सब कुछ है, तब क्या होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, सबको मिल रहा है। लेकिन कोई चीज़ कम हो जाती है तब लड़ाई होती है। भाई ये कम है, अब मान लो एक पिज़्ज़ा रखा है, एक पिज़्ज़ा का लास्ट स्लाइस बचा हुआ है और दो लोग हैं आपस में, जब तक तो ज़्यादा सा था तब तक तो लड़ाई नहीं होती, आराम से दोनों भैया खा रहे थे। लेकिन एक ही पीस बचा है, एक स्लाइस बचा है और दो लोग हैं, तब लड़ाई होगी कि भाई ये स्लाइस मैं खाऊंगा कि मैं खाऊंगा, राइट, तभी तो लड़ाई होती है। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा, जब आपकी फोटोसिंथेसिस है वो ढंग से नहीं हो पा रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, खाना कम बन रहा है, तब लड़ाई होगी। ठीक है, कोरल और जूसेंथले के बीच में होगा क्या, जूसेंथले को भगा देंगे वो कोरल्स, और दोनों, ना जूसेंथले कोरल के साथ, कोरल के बिना रह पा रहा था, ना ही आपके कोरल जूसेंथले के बिना रह पाएंगे, क्योंकि दोनों के दूसरे एक दूसरे की नीड थी, लेकिन वो तो अलग हो गए। फिर क्या होगा, अल्टीमेटली कोरल जो है वो उनकी डेथ हो जाएगी, कोरल्स खत्म, राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर टेम्परेचर है, कभी बहुत कम हो गया, कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो क्या होगा, कोरल्स जो है, जूसेंथले है, दोनों को शॉक लग जाएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, राइट। इससे उनका जो फंक्शन है वो खराब हो जाएंगे और अल्टीमेटली दोनों खत्म। ठीक है, अब ये सब जब होता है तब क्या होगा, इन दोनों का डिटैचमेंट हो जाएगा, जूसेंथले को हटा देंगे, कोरल्स को जूसेंथले एक दूसरे को छोड़ देंगे, और जब दो एक दूसरे को छोड़ देंगे तब उनकी नीड्स पूरी नहीं होंगी और उनकी डेथ हो जाएगी। अब देखते हैं कि आपकी जो कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है, इसके कौन कौन से कॉजेज हैं। इकोलॉजिकल कॉजेज के बारे में बात करेंगे कोरल ब्लीचिंग की, ठीक है। As coral reef bleaching is a general response to stress, it can be induced by a variety of factors alone or in combination. अभी जैसे हमें स्ट्रेस होता है, राइट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, भाई नहीं पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आज बहुत स्ट्रेस है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, हम ये कहते रहेंगे कि भाई बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत रह गया, बहुत रह गया, लेकिन पढ़ कुछ नहीं पाते हैं, राइट, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कहते रहेंगे कि बहुत कुछ पढ़ना है। सबसे पहला काम तो स्ट्रेस में ये होता है। दूसरी चीज़ क्या है, भैया बीमार हो सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, हालत बेहाल हो जाते हैं, भाई हाल ही बेहाल है, देखने में पता नहीं कैसे एलियन जॉम्बी बन जाते हैं हम, राइट। तो ये सारे बहुत सारे रीजन है, स्ट्रेस होगा तो हम सबसे लड़ाई करते घूमेंगे, राइट। तो ये बहुत सारे रीजन है, ये हमारी, जैसे हम लड़ाई करने लगते हैं ना, हर छोटी बात पे लड़ाई कर रहे हैं, क्यों, स्ट्रेस हमें खुद है लेकिन हम लड़ाई दूसरों से कर रहे हैं। ऐसे कोरल्स भी हैं, उन्हें खुद का स्ट्रेस होता है लेकिन वो लड़ाई जूसेंथले से कर लेते हैं और अल्टीमेटली दोनों खत्म, राइट। तो ये हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ क्या बोली गई है कि जो कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ये ब्लीचिंग क्या है, उनका रिस्पॉन्स है। जब वो स्ट्रेस में आ रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, स्ट्रेस में आने के बाद में उनका जो एक रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन क्या हो रहा है कि ब्लीचिंग हो जा रही है उनमें। अब ये कई सारे रीजन है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। हमारी लाइफ में भी स्ट्रेस का सिर्फ पढ़ाई रीजन नहीं होता, कई सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है, राइट। बहुत सारे रीजन है, पर्सनल रीजन हो सकते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी रीजन हो सकता है, पढ़ाई तो है ही है, ठीक है। तो ऐसे ही इनके भी कई सारे रीजन है, वैरायटी ऑफ रीजन है। और ऐसा भी हो सकता है ना केवल एक रीजन बल्कि कॉम्बिनेशन है, पूरा कॉम्बो ऑफर चल रहा है भाई, बहुत सारे रीजन्स एक साथ उनको स्ट्रेस दे दें, तो इससे क्या होगा भाई कि ब्लीचिंग हो जाएगी। इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू अनइक्विवोकली आइडेंटिफाई द कॉजेस फॉर ब्लीचिंग इवेंट्स। अब जैसे हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, तो हमें खुद नहीं पता होता है कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, राइट। तो ऐसे ही इनके साथ में भी है,
हम ये देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन कौन से रीजंस की वजह से ये कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है। उसके कॉजेस कई सारे हो सकते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई यही अल्टीमेट कॉज है, इसकी वजह से ब्लीचिंग हुई है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ रीजंस हैं जिनको हम आगे भी देखेंगे कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है हमारे प्यारे से कोरल्स को। पहला कॉज, पहला जो आपका रीजन जिसकी वजह से हमारे जो कोरल्स हैं उनको स्ट्रेस होता है, पहला रीजन है आपका टेम्परेचर। Coral species live within a relatively narrow temperature margin and anomalously low and high sea temperatures can induce coral bleaching. Corals को तो छोड़ो, पहले हम खुद की बात कर लें। भाई हमारा भी एक फिक्स टेम्परेचर है ना कि भाई चलो 30 डिग्री तक हम सहन कर लेंगे। चलो अभी तो इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो हमारा टेम्परेचर कभी कभी तो भाई 40 डिग्री तक भी चला जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जा रहा है। लेकिन भाई एक लिमिट है ना, अब 100 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा तो हमें तो स्ट्रेस हो जाएगा कि भाई पता नहीं हम मर ना जाएंगे, इतनी गर्मी है, कहीं हम उबल ना जाए, ऐसा लगने लगेगा अभी पिघल रहे तो क्या होगा, हमें स्ट्रेस हो जाएगा कि पता नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, अब तो मर ही जाएंगे, राइट। या फिर माइनस में पहुंच गया, भाई माइनस में टेम्परेचर पहुंच गया तो हम सोचेंगे अरे कहीं ठंड में जम के मर ही ना जाए, कहीं हमारी कुल्फी ना बन जाए, हमें हो जाएगा स्ट्रेस। ठीक है, कई सारे रीजन है। टेम्परेचर से भी हमें स्ट्रेस हो जाता है, भाई थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम कहते हैं भाई बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, कुछ काम नहीं करा जा रहा है। तो ऐसे हमारे कोरल्स है, उनकी भी एक आदत है कि भाई कुछ फिक्स टेम्परेचर की रेंज है जिसमें वो सर्वाइव करते हैं। वो सोचते हैं इतना ही टेम्परेचर रहना चाहिए, इतना ही हम इसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है अब वो कभी बहुत सीवियर हो जा रहा है, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो, सीवियर हो जा रहा है, तब क्या है उनको आ जाएगा स्ट्रेस। अब वो कहेंगे कैसे सर्वाइव करेंगे, बस चाहे वैसे ना मरे लेकिन वो चिंता में ही मर जाएंगे कि हम मर रहे हैं करके, राइट। तो इससे क्या होगा भाई, कोरल जो है उनमें ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीचिंग इज मच मोर फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड फ्रॉम एलिवेटेड सी वाटर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तब इतनी जल्दी हम ब्लीचिंग नहीं देखेंगे, लेकिन टेम्परेचर आपका सी टेम्परेचर जो सी के वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है अगर, तब हमें ब्लीचिंग देखने को मिली जाएगी। Bleaching events also occur during sudden temperature drops accompanying intense upwelling episodes, seasonal cold air outbreaks. अब ऐसा भी नहीं है कि भाई ठंडा पानी होता जा रहा है और ब्लीचिंग नहीं होगी। ये कहा गया है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, पानी गर्म होता है, तब बहुत ज़्यादा ही हम देखते हैं कि ब्लीचिंग हो रही है। लेकिन हाँ, अगर अपवेल्डिंग हो रहा है, अपवेल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका नीचे जो सी वाटर है, एक सरफेस का होता है एक नीचे का पानी होता है, तो नीचे का पानी ऊपर आने लगता है, ठीक है। तो भी अब नीचे तो होता है ठंडा पानी, ऊपर होता है आपका गर्म पानी, क्योंकि क्या होता है सन रेज पड़ती है, राइट। तो नीचे का पानी ठंडा अगर ऊपर आ जाता है तो ठंडा पानी ऊपर होगा, ठंड लगेगी कोरल्स को, या फिर ठंडी ठंडी हवा बहने लगे तब भी आपकी कोरल ब्लीचिंग होगी। दूसरा आपका कॉज क्या है, सोलर इरेडियंस। वही कि धूप कभी बहुत ज़्यादा मिल रही है, कभी कम मिल रही है, तो भी स्ट्रेस हो सकता है। कैसे, ब्लीचिंग ड्यूरिंग द समर मंथ्स ड्यूरिंग सीजनल टेम्परेचर एंड इरेडियंस मैक्सिमा often occurs disproportionately in shallow living corals and on the exposed summits of coral. Solar radiation has been suspected to play a role in coral bleaching, both photosynthetically active radiation and ultraviolet radiation. देखो क्या हो रहा है कि समर में क्या हो रहा है, समर में आपका पता ही है कितनी ज़्यादा धूप होती है, एकदम से कड़क, ठीक है, कड़क धूप होती है। तब वो ऐसा तो नहीं है कि धूप कहेगी कि नहीं भाई आपके घर पे ज़्यादा धूप पड़ेगी और कोरल रीफ्स के यहाँ पर कम पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। धूप के लिए तो सब इक्वल है, तो हमारे घर पे अगर ज़्यादा धूप आती है तो कोरल रीफ्स के पास ही तो ज़्यादा धूप जाएगी, ठीक है। और वहीं सर्दियों में हम कई कई दिन हो जाते हैं भाई, हमें सनलाइट क्या है हमें यही नहीं पता, सनलाइट कहाँ है कैसी है हमें पता ही नहीं है, मिलनी नहीं आती सनलाइट हमसे, राइट। तो ये होता है। तो ऐसे ही आपका जब कोरल के साथ में ऐसा होता है, अब हमने तो देखो क्या है, हमने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, हमें तो पता है क्लाइमेट होता है कुछ, हम रोटेट कर रहे हैं कि रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सब चीज़ हमें पता है, इसकी वजह से कि वेदर चेंज हो रहा है, ये सब हम तो पढ़े लिखे हमें पता है भाई। लेकिन कोरल्स तो पढ़े लिखे नहीं है ना, अभी उनके स्कूल कोई खुला नहीं है, कोरल रीफ जाकर पढ़ रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है, तब उन्हें तो ऐसा पता नहीं होता है।
तो जब उनके पास में कभी बहुत तेज धूप आती है, कभी बिल्कुल धूप नहीं आती है, तो इससे भी उनको स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस दो चीज़ों से होता है, एक तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है, सनलाइट नहीं होती है तो, या फिर जिससे ज़्यादा होती है तो उससे बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, जिससे नहीं है उससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई, तो ये एकदम से चेंज हो जाता है ना, पूरा उनका सब बिगड़ जाता है मामला। दूसरी चीज़ क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज, भाई वो हमें जब इफेक्ट कर सकती हैं, ह्यूमंस में कैंसर हो सकता है यूवी रेज की वजह से, तो कोरल्स को क्यों नहीं अफेक्ट करेंगी, उसको भी करती हैं। तो ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपका कोरल ब्लीचिंग हो सकता है। नेक्स्ट कॉज इज सब एरियल एक्सपोजर। अब सब एरियल एक्सपोजर क्या होता है कि एकदम से पहले तो वो सबमर्ज थी, ठीक है, पानी के अंदर रह रहे थे, बहुत खुश थे, एकदम से क्या हुआ, अपलिफ्ट हो गया, वहां की जो लैंड है अपलिफ्ट हो गई, ठीक है, या फिर आपका जो पानी था समुद्र का वो कम हो गया, वो नीचे आ गया है, या फिर टाइड्स लो टाइड हो गई हैं, कुछ भी हो, कोई रीजन हो, लेकिन अब क्या हुआ, जो डूबी हुई थी ना पानी में कोरल्स, अब वो क्या हो गई है, ऊपर आ गई हैं, अब वो हवा में उनका एक्सपोजर हो गया है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लीचिंग हो सकती है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉज कि भाई और कौन सा कॉज है जिसकी वजह से हमारे कोरल्स को कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है। तो नेक्स्ट कॉज है सेडिमेंटेशन का। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि भाई क्या हो रहा है कि बहुत सारा, कहीं से रेत, कहीं से सिल्ट, कहीं से मड आ जा रही है और वो सब इकट्ठी हो जा रही है। अब क्या होगा, वहां का पानी पहली बात तो गंदा हो जाएगा, दूसरी चीज जो हैबिटाट था आपके कोरल रीफ्स का वो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर डाइल्यूशन। फ्रेश वाटर डाइल्यूशन क्या हो रहा है कि कहीं से रन ऑफ हो जा रहा है, कहीं से आपका रिसिपिटेशन हो जा रहा है, बारिश हो जा रही, तो आपका जो पानी का केमिकल जितना भी उसका कंपोजिशन था वो बिगड़ जाता है। आपका जो पानी था जिसमें कोरल्स रह रहे थे वो और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, उसमें न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं, जितने चाहिए थे उससे कम हो जाते हैं। इतनी जल्दी आपका फ्रेश वाटर जब डाइल्यूट होता है तब क्या होता है, ब्लीचिंग हो जाती है। नेक्स्ट आपका जो कॉज है वो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है ये, रादर देन कॉजिंग कोरल रीफ ब्लीचिंग एंड इंक्रीज इन एम्बिएंट एलिमेंटल न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशंस actually increases zooxanthellae densities 2-3 times. Although eutrophication is not directly involved in zooxanthellae loss, it could cause secondary adverse effects such as lowering of coral resistance and great susceptibility to diseases. क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अगर बढ़ जाते हैं पानी में, तब कोरल रीफ ब्लीचिंग डायरेक्टली तो ये कोरल रीफ को ब्लीच नहीं करते हैं, बल्कि करते क्या है, एकदम से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे पानी में, तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट हमारा यूट्रॉफिकेशन, हार्मफुल एल्गल ब्लूम, ये सब पढ़ा था हमने, तो वही यहाँ पर हो जाएगा। अब भाई यूट्रॉफिकेशन हो जाएगा, क्या होगा फिर, जो आपके कोरल रीफ्स हैं वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, जूज़ैंथेली एकदम से बहुत बढ़ जाएंगे, तो इन सब से क्या होगा भाई, जो आपका नेचुरली जो सब कुछ चल रहा था, प्रोसेस चल रही थी, सब कुछ बैलेंस में था, अब वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, कई सारी डिजीजेस हो जाएंगी कोरल रीफ्स को, कोरल का रेजिस्टेंस जो था वो कम हो जाएगा और अल्टीमेटली कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आपका कॉज क्या है, नेक्स्ट कॉज है जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं, zooxanthellae loss occurs during exposure of coral to elevated concentrations of various chemical contaminants such as copper, herbicides and oil। क्या बोला गया है कि zooxanthellae का लॉस हो जाता है, जो आपकी एल्गी थी ना, जो कोरल्स के साथ में रहती थी, उस एल्गी का लॉस हो जाता है अगर वो कोरल्स जो है उनको कई सारी केमिकल्स का एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है, कई सारी हर्बिसाइड्स है, ऑयल स्पिल हो जाता है आपका वाटर बॉडी में, तो वो सब अगर हो जाता है तो zooxanthellae खत्म हो जाएंगी, और अगर zooxanthellae खत्म होंगी तो कोरल ब्लीचिंग तो होनी जरूरी ही है, बिकॉज high concentrations of xenobiotics are required to induce zooxanthellae loss
Bleaching from such sources is usually extremely localized and transitory. यही बोला गया है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में जीनोबायोटिक्स चाहिए होते हैं अगर ज़ूसेंथले का लॉस हो गया है तो। इसीलिए ब्लीचिंग के अगर इन सोर्स से ब्लीचिंग होती है तो बहुत ही लोकल से एरिया में होती है, पूरे ज़्यादा से एरिया में नहीं होती है। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा था भाई सारे कॉजेज जिसकी वजह से आपके कोरल रीफ्स जो हैं वो आ सकते थे स्ट्रेस में और उनकी वजह से आपके कोरल ब्लीचिंग हो रही थी। अब बात करते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग को रोकने के लिए, या फिर आपके जो मैनग्रोव्स हमने पहले पढ़े थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। तो भाई जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस कोरल रीफ्स को, तो गवर्नमेंट के पास में भी तो ऐसा कुछ गया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज में सलाह देनी है, पॉलिसीज बनानी है, वो करना किसको, हम ही लोगों को आगे बढ़कर करना है ये सब काम। गवर्नमेंट का हिस्सा कोई ना कोई हम में से ही बनेगा आगे जाकर। तो गवर्नमेंट ऐसे ही जब लोग जिन्होंने ये पढ़ी थी वो लोग अब गवर्नमेंट के पार्ट हैं, जिन लोगों ने ये बुक पढ़ी थी, जिन लोगों ने ये बुक पढ़ी तो ये चैप्टर भी पढ़ा होगा। तो अब गवर्नमेंट को भी इस बारे में भाई पता चला कि हाँ भाई कोरल रीफ्स में ये प्रॉब्लम हो रही है, कि मैनग्रोव्स में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स भी लिए हैं। अब उन्हीं मेजर्स को हम इसमें देखेंगे। द गवर्नमेंट सीक्स टू प्रोटेक्ट, सस्टेन एंड ऑगमेंट मैनग्रोव्स एंड कोरल रीफ इन द कंट्री बाय बोथ रेगुलेटरी एंड प्रमोशनल मेजर्स। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी पता है कि मैनग्रोव्स को बचाना है, कोरल रीफ्स को बचाना है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ना केवल रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस इन सब से, बल्कि प्रमोशनल मेजर्स का भी सहारा ले रही है इनको बचाने के लिए। अब रेगुलेटरी मेजर्स क्या लिए गए हैं? रेगुलेटरी मेजर्स में अगर हम बात करें तो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 में आया है। आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन भी 2011 में ही आया। ये दोनों जो नोटिफिकेशंस हैं ये क्या करते हैं, कोई भी आपकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं समुद्र के किनारे या फिर ऐसी वाटर बॉडीज जो टाइडल इन्फ्लुएंस्ड है, वहां पर अगर आप कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करते हो तो आपको रेगुलेट कौन करेगा? कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 में जो भी रेगुलेशन, जो भी रूल्स दे रखे हैं वो सब आप पर लागू हो जाएंगे। और दूसरी चीज आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन 2011, इन दोनों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप किसी समुद्र किनारे पर डेवलपमेंट करते हो तो। The mangroves and coral reefs areas are categorized as ecological sensitive areas where no new constructions are permitted। क्या बोला गया है कि जो मैनग्रोव्स हैं या फिर कोरल रीफ के जो भी एरियाज हैं इनको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज कहा गया है। यहाँ पर कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं परमिटेड है, कोई भी नया कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप कर सकते हो, जो वहाँ पर लगाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, पाइपलाइंस आपको डालनी है, आप डाल सकते हो। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइंस का यूज हो रहा है, कर सकते हो। वेदर रडार को अगर आपको इंस्टॉल करना है लगा सकते हो। और क्या कर सकते हो आप, हार्बर, ट्रांस हार्बर सी लिंक ये बना सकते हो। ये सारे जो कंस्ट्रक्शंस है ये आप कर सकते हो। कुछ ही कंस्ट्रक्शंस है जिनको आप कर सकते हो, बाकी कोई भी नया कंस्ट्रक्शन आप मैनग्रोव्स और कोरल रीफ के एरिया में नहीं कर सकते। ये किसमें बोला गया है? ये बोला गया है कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो रूल्स है उसी में ही बताया गया है। दूसरी चीज, टू एनफोर्स एंड इम्प्लीमेंट द कोस्टल रेगुलेशन जोन एंड आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशंस, the Ministry of Environment and Forest has constituted the national and state union territories level coastal zone management authorities। अब ये चीज यहाँ पर याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो आपके कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं या फिर आइलैंड प्रोटेक्शन जोन्स हैं इनको कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन इन्फोर्स करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट लिख कर आ जाए, ऑप्शन हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट लिख कर आ जाए।
बट द राइट आंसर क्या होगा? कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज, जो कि नेशनल लेवल पर भी बनी हुई हैं, साथ ही साथ स्टेट लेवल पर भी बनी हुई हैं, अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी के लेवल पर भी बनी हुई हैं। The Ministry of Environment and Forest also provides financial assistance to coastal state union territories who so request under its centrally sponsored scheme for conservation and management of mangroves and coral reef. अभी किसी भी खराब चीज को या फिर कोई बिगड़ते काम को अगर आपको बनाना है, ठीक है, अब आपके मैनग्रोव्स जो हैं उन्हें बनाना है भाई, वो खराब हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डैमेज हो रहा है, उनको सही करना है, कोरल रीफ्स को बचाना है, तो हर चीज में आपको पैसा तो लगना ही लगना है। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? तो क्या होता है कि जब आपकी कोई भी स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट से बोलती हैं कि हमको पैसा चाहिए तभी हम बचा सकते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट आपके पैसे को प्रोवाइड करते हैं इन कोस्टल स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज को, किसके अंडर? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर, जिससे कि मैनग्रोव्स और कोरल रीफ्स को बचाया जा सके। इन एडिशन, कोरल रीफ इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये तो हो गया हमारा रेगुलेशन की बात। दूसरी चीज क्या कही गई है कि जो कोरल रीफ है वो किस में आते हैं? वो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं। मतलब क्या कि इनको हाई डिग्री की प्रोटेक्शन मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कोरल रीफ्स का शेड्यूल कौन सा है। अब भाई हम वैसे तो और सारे एनिमल्स के पढ़ते हैं कि ये शेड्यूल 1 में है, ये शेड्यूल 2 में, ये सब पढ़ते हैं, लेकिन कोरल रीफ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये चीज हमें याद रखनी है कि कोरल रीफ आपके फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं। और क्या किया गया है? प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि नेशनल पार्क्स हैं, 4 नेशनल पार्क, 96 सेंचुरीज, 3 मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब बनाए गए हैं जिससे कि कोरल रीफ को बचाया जा सके। उसके बाद वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वो भी बनाई गई है जिससे कि आपका जो वाइल्ड लाइफ है, आपके इनका इलीगल पोचिंग, इलीगल ट्रेड, ये सब ना हो। अब कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो तो हमने देखो रेगुलेशन की बात कर ली, प्रमोशनल की बात करें तो मेजर्स देखे थे कि रेगुलेटरी मेजर्स और प्रमोशनल मेजर्स, तो ये वही है। तो कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि मरीन इन्वायरमेंट और कोस्टल इन्वायरमेंट को बचाया जा सके? बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें पहला है आपका कोमैप्स। कोमैप्स मतलब कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन सिस्टम। कब लाया गया है? 1991 में, ठीक है। क्या करता है ये? तो इट असेसेस द हेल्थ ऑफ कोस्टल वाटर्स एंड फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज। जैसे कि नाम से पहली बात तो पता चल रहा है कि कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग, मॉनिटर करेगा, प्रेडिक्शन करेगा। तो ये काम क्या करता है? इसका क्या काम है कि जो कोस्टल वाटर्स हैं उसकी हेल्थ को असेस करता है। दूसरी चीज, पॉल्यूशन बहुत बड़ा इशू है, तो पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी इशू है उसको मैनेज करता है। अब ये क्योंकि 1991 में लाया गया था तो काफी पुराना हो गया था, तो इसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया 2000 में। 2000 में क्या किया गया कि इसमें पॉल्यूशन को भी ऐड किया गया। पॉल्यूशन से रिलेटेड आपकी जो भी रेगुलेशंस है, लेजिस्लेशन है, वो सब ऐड की गई। और कोई कंसल्ट करनी है, कंसल्ट से रिलेटेड कोई भी सर्विस है, वो भी इसमें ऐड की गई। नेक्स्ट इनिशिएटिव इज लैंड ओशियन इंटरेक्शंस इन द कोस्टल जोन। मतलब क्या कि लैंड है और ओशियन है, उनका इंटरेक्शन हो रहा है कोस्टल जोन में, ये एक इनिशिएटिव का नाम है। ये कब लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है 1995 में। क्या काम करता है भाई? तो काम करता है ये कि इन्वेस्टिगेट करता है जो भी ग्लोबल चेंज हो रहा है उसके क्या क्या इफेक्ट आपके पड़ रहे हैं कोस्टल जोन में, वो सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? यही करता है। क्या एम है इसकी? एम है टू डेवलप ऑन अ साइंटिफिक बेसिस द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल इन्वायरमेंट। मतलब जो कोस्टल इन्वायरमेंट्स हैं
उनको साइंटिफिक बेसिस पे उसका मैनेजमेंट करना, ठीक है, उसको डेवलप करना, ये सब काम इसका है। नेक्स्ट इनिशिएटिव इज ICMAM। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मीन्स दोनों की एक साथ में क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। कौन से एरिया को, कोस्टल एरिया को भी और मरीन एरिया को भी। ये कब लॉन्च हुआ, ये लॉन्च हुआ है 1998 में। इसकी एम, जैसे इसके नाम में ही पता चल रहा है कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना है कोस्टल और मरीन एरियाज का। कहाँ कहाँ पर इसको लागू किया गया है, तो इम्प्लीमेंट किया गया है इसको चेन्नई में, गोवा में और गल्फ ऑफ कच्छ में। नेक्स्ट इनिशिएटिव इज सीकॉम। इट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड तरीके से कोस्टल लेवल, कोस्टल एरियाज हैं उनका मैनेजमेंट करने के लिए एक सोसाइटी बनाई गई है। ये सबसे लेटेस्ट है क्योंकि 2010 में लाया गया। ये मेजर नेशनल लेवल पर इनिशिएटिव लिया गया है जिससे कि कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए। इसमें क्या है, इसमें एक्सपर्ट्स की, ऐसे ही लोग नहीं है, एक्सपर्ट्स बैठते हैं, एक्सपर्ट्स की प्रोफेशनल बॉडी है जो कि कोस्टल साइंस, मैनेजमेंट, इन सब में एक्सपर्ट्स हैं। अब देखते हैं ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी इंडिया में जो कि कोस्टल मैनेजमेंट करते हैं। The notification on Coastal Regulation Zone 1991 aims at protecting coastal stretches in India। जो आपका नोटिफिकेशन आया था 1991 में, जिसका नाम है कोस्टल रेगुलेशन जोन, जिसको कई बार अमेंड किया गया है, 2011 में भी अमेंड किया गया है। इसकी एम क्या है, क्यों लाया गया है, जिससे कि कोस्टल एरियाज जो भी हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में काफ़ी लंबी कोस्टल लाइन है, तो उस कोस्टल लाइन में जितने भी एरियाज हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना है। इंडिया हैज़ क्रिएटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। इंडिया ने कई सारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स क्रिएट किए हैं, जैसे कि नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल लेवल पर है, फिर स्टेट लेवल पर भी है स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये क्या करती है, ये जो आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन की नोटिफिकेशन है, इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको इन्फोर्स करती है, और साथ में उसके बाद मॉनिटर भी करती है क्या इनको ठीक से लागू किया गया है, क्या ठीक से फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये सब काम भी ये अथॉरिटीज़ देखती हैं। ये अथॉरिटीज़ जो हैं इन्होंने क्या किया है, इनको पावर मिली है सेक्शन 5 के अंडर। कौन सा सेक्शन 5 है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के जो सेक्शन 5 है उसके अंडर इनको कई सारी पावर्स मिली हैं। किस तरीके की पावर्स हैं, ये कई सारे मेजर्स ले सकते हैं। क्यों मेजर्स लेंगे, आपकी जो कोस्टल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके बाद में कोई पोल्यूशन ना हो, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ये सारे काम करने की इनको पावर मिली है अंडर सेक्शन 5 ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो गाइस, इसी के साथ में हमारा जो कोरल रीफ वाला पूरा टॉपिक था वो फाइनली ख़त्म होता है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गंगा एक्शन प्लान, जिसको हम अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि हमने बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट किया है भाई। अब आज तो ये नेक्स्ट टॉपिक नहीं करने वाले हैं, आज तो बस पार्टी होनी है क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है। और गंगा एक्शन प्लान हमारा लास्ट टॉपिक है, आराम से करेंगे, बहुत जल्दी हमारा सिलेबस भी ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक है। आई होप अब आपको कोस्टल रीफ, इन सब से कोरल रीफ है, इन सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप कोरल रीफ के मामले में तो पूरे एक्सपर्ट हो ही गए होंगे। सो अगर आपको ये सब पसंद आया, आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।